कि सेल क्या है, आखिर सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, और ये भी जानेंगे कि एक सिंगल सेल से हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे बना है और कैसे बनता है। और एक और टॉपिक इसमें हम जानेंगे, बाल और नाखून क्या सेल हैं। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ कर दें सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ का सबसे छोटी इकाई होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका ओरिजिन सेल से होता है। हम भी एक सिंगल सेल से बने हैं और उस सिंगल सेल का नाम है जाइगोट, यानी जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में मिलकर फर्टिलाइज होते हैं तो यह यूनिसेल्युलर जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, जब सेल आपस में जुड़ते हैं टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ह्यूमन बॉडी और एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर। और इस बॉडी स्ट्रक्चर को बनने में जो सबसे छोटी इकाई यूज हुई है वो है सेल। तो चलिए दोस्तों, इसे एक और छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। ईंट से बना वॉल में जो वॉल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो एक ईंट है और कई सारे ईंट मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। अब चलिए जानते हैं फंक्शनल क्यों बोलते हैं। क्योंकि एक सिंगल सेल, जैसे अमीबा ले लो या बैक्टीरिया, ये दोनों सिंगल सेल हैं। क्या एक सिंगल सेल अपना काम खुद नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, इकलौता सेल अपना पूरा का पूरा काम कर सकता है अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या बाल और नाखून सेल है। तो दोस्तों, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि नाखून और बाल सेल तो हैं, लेकिन यह डेड सेल कहलाते हैं। क्योंकि जो हमारे बाल का बाहरी हिस्सा है वह डेड सेल कहलाता है, और जो हमारा हेयर रूट है, यानी कि जहाँ से हमारा हेयर ग्रो होता है, वह लिविंग सेल है। क्योंकि हेयर रूट के पास केराटिन नामक प्रोटीन होता है जो हेयर रूट को पोषण प्रदान करती है, जिससे वह जीवित रहती है। लेकिन जैसे जैसे बाल बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे पोषण कम मिलने लगते हैं, जिसके कारण वह डेड सेल में आ जाते हैं। चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर आप अपने बाल को कट करते हो तो वहाँ पे कोई पेन नहीं होता है, लेकिन उसी जगह पे अगर बाल को जोर से खींचते हैं तो हमें पेन होता है, क्योंकि प्रेशर सीधा हमारे हेयर रूट पे आ जाती है, जो कि एक जीवित सेल है, जिसके कारण से वहाँ पे ब्लीडिंग भी होने लगती है। और ये सेम कंडीशन अप्लाई होती है हमारे नाखून पे। हमारे नाखून का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह जीवित सेल है, यानी कि हमारे नाखून का जो बेस पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, धीरे धीरे डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी कारण से जब हम नाखून और बाल काटते हैं हमें कोई पेन नहीं होता है, वही जब उखाड़ते हैं तब हमें पेन होता है। तो बेसिकली सेल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे सेल का स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें पहला सेल मेम्ब्रेन आता है, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल का सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ये तीनों नाम सेल मेम्ब्रेन का ही है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर लेयर है जो सेल को कवर करके रखता है, जो कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ विशेष पदार्थों को आर पार जाने देती है, जबकि दूसरे पदार्थों को रोकती है। और ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को सेपरेट करता है। इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर, और एक्स्ट्रासेलुलर कहने का मतलब है सेल के बाहर, यानी आउटसाइड द सेल। वैसे सेल मेम्ब्रेन 3 कंपोजिशन से मिलकर बनता है, जिसमें प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन 55%, लिपिड का 40% और कार्बोहाइड्रेट का कंट्रीब्यूशन 5% होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में बेसिकली 6 तरीके की फंक्शन करती है, जिसमें सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करती है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन है सेलेक्टिव परमेबिलिटी, यानी सेमी परमेबल के जैसा एक्ट करता है और सिर्फ कुछ पदार्थों को आने जाने की अनुमति देता है, मतलब कि यह एक बैरियर की तरह काम करता है।
तीसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण को ग्रहण करता है। फोर्थ है एक्सक्रीटरी फंक्शन, इसमें मेटाबोलाइट्स यानी एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जो भोजन करते हैं और पानी पीते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इस बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सक्रीटरी फंक्शन कहते हैं। पांचवा फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस फंक्शन में ऑक्सीजन इंटर करता है ब्लड से सेल में और कार्बन डाइऑक्साइड लीव करता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ब्लड में। छठा फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सेल, इसमें सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल का शेप और साइज को मेंटेनेंस के लिए। तो दोस्तों अब जानेंगे साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि 80% वाटर का बना होता है और इसके अंदर लिक्विड का एक क्लियर पोर्शन यानी भाग होता है जिसे साइटोसोल कहते हैं। साइटोप्लाज्म का शेप एंड साइज की बात करें तो प्रत्येक पार्टिकल का अलग अलग होता है और वो पार्टिकल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इलेक्ट्रोलाइट नेचर के होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर के होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर घिरे होते हैं। तो दोस्तों ये ऑर्गेनेल्स क्या होता है? ऑर्गेनेल्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है स्मॉल ऑर्गन और साइटोप्लाज्म के कुछ ऑर्गेनेल्स लिमिटिंग मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं तो कुछ विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन की, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वो उनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक सेल के अंदर पाए जाने वाले लिमिटिंग मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जो आगे दो भागों में बढ़ जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने में मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं होती है यानी राइबोसोम एब्सेंट होती है और इसका बेसिकली जो फंक्शन है लिपिड बनाने में और डिटॉक्सिफिकेशन में, यानी सेल से टॉक्सिक पदार्थ को बाहर करना और कैल्शियम को स्टोर करने का है। तो दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के न्यूक्लियस के पास होता है जो एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, जैसे एक फैक्ट्री में किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। अब हम बात करेंगे दूसरे लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स की जो है गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी apparatus भी कहते हैं। वैसे इसका खोज कैमेलियो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी सभी सेल में पाए जाते हैं सिर्फ RBC को छोड़कर। गोल्जी बॉडी एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। यह सेल में बनने वाला प्रोटीन या अन्य मटेरियल को पैक करता है और जहां जरूरत हो वहां भेजता है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। बेसिकली गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन प्रोसेसिंग, लेबलिंग और डिलीवरी ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड का होता है। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम एक सेल के अंदर पाए जाने वाला एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जिसे सेल का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम एक सफाई कर्मचारी के जैसा होता है जो सेल के अंदर की गंदगी को साफ करता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और पुराने सेल के पार्ट को या अनावश्यक चीज़ों को। इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पैरोक्सिसोम के बारे में। यह एक तरह के मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल जैसे ह्यूमन, प्लांट और एनिमल के सेल में पाए जाते हैं। इसका बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो टॉक्सिक सब्सटेंस को तोड़ना और सेल को डिटॉक्सिफाई करना, यानी कि जहरीले पदार्थ को सेल से बाहर निकालने का, जैसे फैटी एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं और इसका मेन काम सेल डिवीजन के दौरान स्पाइनल फाइबर बनाना होता है। स्पाइनल फाइबर एक तरह के प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन के दौरान बनता है और इसका मेन फंक्शन हमारे क्रोमोसोम को डिवाइड करना होता है एक सेल से दो नए सेल के बनने में। वैसे चलिए अब हम बात करते हैं सेक्रेटरी वेसिकल के बारे में। यह एक प्रकार के सेल के अंदर छोटी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती है जो पदार्थ जैसे हार्मोन, एंजाइम और न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है ताकि उन्हें एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए सेल के बाहर भेजा जा सके। एक्सोसाइटोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सेल अपने अंदर के सब्सटेंस को बाहर रिलीज करता है। अब हम बात करेंगे अगले लिमिटिंग मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक सेल जैसे ह्यूमन, एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं। इसका आकार अंडाकार और एक रट की तरह होता है
और इसका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। इसका खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह सेल के लिए एनर्जी बनाता है। जैसे घर में इन्वर्टर बैटरी से पावर स्टोर करके बिजली देता है, ठीक उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करता है और सेल को एनर्जी देता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन का। सबसे पहले समझते हैं सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता क्या है। विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसा सेल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल्स जिसके आसपास कोई मेम्ब्रेन या बाउंड्री नहीं होती है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में, जो एक नॉन लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। इसकी संरचना एक छोटे दाने की तरह होती है जिसका डायमीटर 15 नैनोमीटर होता है, जो कि ये प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, जिसमें प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन 35% और आरएनए का कंट्रीब्यूशन 65% होता है। बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है प्रोटीन संश्लेषण करने का। प्रोटीन संश्लेषण कहने का मतलब है प्रोटीन का बनना, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए इसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक किचन में कुक खाना बनाता है, वैसे ही राइबोसोम सेल के लिए प्रोटीन बनाती है, जो हार्मोन, एंजाइम या बॉडी पार्ट बनाने के काम आते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे नॉन लिमिटिंग ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल के अंदर एक फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर होता है जो सेल को शेप, सपोर्ट और मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए आयरन का छड़ लगता है, इसे इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारे बॉडी में भी स्केलेटन है जो हमें शेप और बॉडी को सपोर्ट देती है। ठीक इसी प्रकार सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होते हैं जो सेल को शेप, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है और सेल के पार्ट को मूवमेंट में हेल्प करता है और सेल के अंदर अदर ऑर्गेनेल्स को अपने जगह पर रखता है। वैसे साइटोस्केलेटन का 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है माइक्रोट्यूब्यूल। यह एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनेल्स के पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और दूसरा है माइक्रोफिलामेंट। यह पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट और शेप प्रदान करने में मदद करता है। और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। यह सेल को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल का सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गेनेल होता है, जिसके पास 10 से 22 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है और ये पूरे सेल का 10% एरिया को कवर करता है। लेकिन कुछ सेल जैसे आरबीसी और प्लेटलेट के पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। और अगर सेल के पास न्यूक्लियस है तो वे यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल यानी अधिकतर सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कुछ सेल जैसे स्केलेटल मसल सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस वाला सेल होते हैं। जनरली न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होते हैं और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी गोलाकार आकार के होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को जानेंगे। न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है, यानी कि घिरा हुआ रहता है। न्यूक्लियस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, ये तीनों न्यूक्लियस का मेजर कंपोनेंट हैं। तो चलिए अब जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को घेरने वाली एक दोहरी मेम्ब्रेन होती है, जो कि ये पोरस नेचर की होती है। यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। वैसे लिपोप्रोटीन एक ऐसा सबस्टांस है जो लिपिड यानी कि फैट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, और ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और अन्य फैट्स को ब्लड के मदद से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। क्योंकि फैट्स पानी में नहीं घुलते हैं और ब्लड में घूमने के लिए प्रोटीन का साथ लेना पड़ता है। वैसे प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इकाई की मोटाई 75 से 90 एंगस्ट्रॉम होती है और दोनों इकाई की बीच की प्लेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी छिद्र को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और इसी पोर्स के द्वारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच सबस्टांस का आदान प्रदान होती है। यानी कि न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच संपर्क बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट विस्कस पदार्थ होता है, यानी पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के जैसा होता है और ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक धागे जैसी स्ट्रक्चर का जाल होता है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या एक से अधिक न्यूक्लियोलस होते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस में एक या एक से अधिक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, उसे ही केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलाई कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
प्याज तो आप सबने अपने घरों में देखा ही होगा, जिसके अंदर एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर सर्कुलर यानी गोलाकार आकार के लगे रहते हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियोलस एक छोटी सी गोल स्ट्रक्चर के रूप में होती है और इसके पास आरएनए एंड प्रोटीन पाए जाते हैं। बेसिकली इसका मेन फंक्शन राइबोसोम बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करना होता है, यानी न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोमल आरएनए को शॉर्टकट में आरआरएनए कहा जाता है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करता है। इस कारण से न्यूक्लियोलस को राइबोसोम का प्रोडक्शन मशीन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन क्या है? तो दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म में सेफ्टी जाल जैसा एक स्ट्रक्चर फैला रहता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं और ये डीएनए का बना होता है। क्रोमैटिन बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कहने का मतलब है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों आपस में मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करते हैं और क्रोमैटिन का मोस्ट ऑफ द पार्ट यानी ज्यादातर भाग डीएनए का बना होता है, इसलिए क्रोमैटिन में डीएनए पाया जाता है, जबकि आरएनए न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म दोनों में पाए जाते हैं। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जब सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन अपने साइज से ज्यादा मोटे और क्लियर दिखाई देने लगते हैं तो इन्हें ही गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। तो दोस्तों क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम रट शेप की एक न्यूक्लियर संरचना होती है जो किसी भी स्पेसीज की सभी आनुवंशिक विशेषताओं का फुल इंफॉर्मेशन रखती है, यानी अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसीज। क्रोमोसोम डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल से बना होता है जो हिस्टोन मॉलिक्यूल के द्वारा चारों ओर से क्वाइल्ड होता है यानी कुंडलित रहता है और प्रत्येक डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं। तो दोस्तों जीन क्या है? जीन के अंदर आनुवंशिक यानी हेरिडेटरी गुण होते हैं जो माता पिता के लक्षणों या गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। तो दोस्तों हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल क्या है? तो दोस्तों हैप्लॉइड सेल के पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स को गैमेट्स या सेक्स सेल कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 23 सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसे हैप्लॉइड सेल कहा जाता है, जबकि डिप्लॉइड सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है और प्रत्येक पेयर में एक क्रोमोसोम मदर का और एक क्रोमोसोम फादर का होता है। इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स क्या है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी मेल या फीमेल का निर्धारण इस एक क्रोमोसोम से ही होता है, यानी लिंग निर्धारण, और यही 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। बाकी जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बच गए वे ऑटोसोम कहलाते हैं और ये लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित नहीं होते हैं। तो दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम में 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियस सेल के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, इन सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का संश्लेषण या बनाने का कार्य करता है। कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन थ्रू जीन यानी जीन के द्वारा सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स यानी राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करना। कहने का मतलब है राइबोसोम के इकाई के अंदर इकाई को निर्माण करने का कार्य करता है। स्टोरेज ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ द स्पीशीज टू द नेक्स्ट यानी जीन के अंदर आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करके रखना और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस जानकारी को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब रूपांतरित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब और रहिए अपडेटेड। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।